मीन्स अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन सीख रहे हैं, डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। मीन्स हम लोग सीख चुके हैं ऑडिट एक तरह का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। किसका एग्जामिन करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, मतलब कितना साइज है, कितना बड़ा है पता नहीं, ऑफ हिज बिजनेस एंड लीगल फॉर्म। लेकिन भैया ये सारा का सारा चीज जो है ना, एग्जामिन ऑडिटर किस लिए करता है? एक ही मकसद होता है, इसके ऊपर अपना ओपिनियन देना। क्या मकसद होता है? अपना ओपिनियन देना। समझ में आ रहा है कि सारा चेक करके ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। क्या ओपिनियन देगा? कि इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था ना, वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, मतलब सही और सटीक है कि नहीं है। समझ में आया? ये ओपिनियन देने के लिए, समझ में आ रहा है, तो ऑडिटर इतना मेहनत करता है। ठीक है भैया, चलिए समझ गए। लेकिन आप एक चीज समझाइए पहले, ये इंडिपेंडेंट वर्ड क्लियर नहीं किए आप। ये इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सही बात है ना? सुनो ध्यान से, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऑडिट। सबसे पहले बताओ कौन करेगा? ऑडिटर। ऑडिटर ना, ऑडिटर कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब सुनो, सब ऑडिटर जाकर ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो चाहिए, प्लस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भैया इंडिपेंडेंट का मतलब समझाइए। मतलब अगर वो मेरा कंपनी का ऑडिट करने आ रहा है ना, तो वो मेरा रिलेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिलेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरा रिलेटिव है तो मेरा अकाउंट, मेरा ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। भैया क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि मान लो मेरे पापा का बिजनेस है, ठीक है, तो मेरे पापा का फर्नीचर का बिजनेस है। तो मेरे पापा क्या किए ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जानबूझकर बैंक से लोन लेना था। ठीक है, बैंक से अगर लोन लेना होगा तो मेरे पापा क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? जानबूझकर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो मेरे पापा प्रॉफिट दिखाने के लिए ना यहाँ पर जानबूझ के क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिए। किसको ज़्यादा कर दिए? क्या क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा कर देने से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा? अरे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, इधर का बैलेंस ज़्यादा होगा, तो इधर से इधर लेस करेंगे तो जीपी भी तो ज़्यादा होगा। जीपी ज़्यादा होगा तो एनपी भी ज़्यादा होगा। सही बात है ना? मतलब जानबूझ के मेरे पापा ऐसा किए। तो हम गए ऑडिट करने, हमको पता चल गया ना, मेरे पापा जानबूझ के 20,000 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा कर रख दिए। कितना से बढ़ा दिए? हम पापा को जब बोलने जाएंगे कि आप अपना क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 से क्यों बढ़ाए, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया, मेरे पापा क्या बोलेंगे बताओ? अरे पापा बोलेंगे, अरे भाई तुमको हम सीए क्यों बनाए? कि बचपन से पढ़ा पढ़ा कर तुमको सीए इसलिए बनाए कि मेरा 20,000 बढ़ाए ना क्लोजिंग, और बताओ हम कहाँ कहाँ से बढ़ा सकते हैं बताओ, तब तो मेरा लोन सेंक्शन होगा। अरे यही ना होगा कि अब हमारे पापा को समझ, नहीं नहीं ऐसा करना गलत है। तो मेरे पापा भी बताएंगे, तुमको जो बचपन से इतना पढ़ाए लिखाए, इतना कष्ट किए, अपना खाना तुमको दे दिए, इतना इमोशन डाल देंगे, तो फिर क्या हम अपना पापा का बुक्स ऑफ अकाउंट इंडिपेंडेंट तौर पर क्या एग्जामिन करने सकेंगे? यस और नो? क्या कर पाएंगे? नहीं। तुम बताओ, एक रिलेटिव को, क्या अपना रिलेटिव को खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करने देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए। इसीलिए रिलेटिव कभी भी वो सीए होकर भी मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिन नहीं कर सकता। और सुनो, अगर कोई एम्प्लॉय है, क्या है? एम्प्लॉय है, तब भी वो खुद बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिन नहीं करने से। भैया मतलब एक बात रही है, मान लीजिए आपका जिस तरह का ग्रोथ है ना, आने वाला दिन में ना, आप अगर दिन भर थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो आपका भी ऑडिटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका इतना इनकम बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए पवन जी सीए बन गए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, तो आपका कंपनी का ऑडिट करने सकेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों पता है? एक बात बताओ, कल को वो मेरा कोई गलती देख लिया, कल को कोई मेरा गलती देख लिया, तो सिर्फ हमको डर है कि हमसे ज़्यादा उसको डर है? क्यों? अगर मेरा कोई फ्रॉड, मेरा कोई एरर्स पकड़ा जाएगा तो मेरा तो बिजनेस चौपट होगा, जब मेरा भी तो मार्केट में नाम खराब होगा, गुडविल खराब हो जाएगा, गवर्नमेंट रोक लगा देगा, रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। तो सिर्फ मेरा दाना पानी बंद होगा तो हम उसको छोड़ देंगे कि उसका भी दाना पानी बंद कर देंगे? बंद कर देंगे ना। मेरा अगर चूल्हा बुतेगा तो उसका भी तो बुतना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? तो एक बता, एक जो एम्प्लॉय होगा, क्या कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट को इंडिपेंडेंट रूप से एग्जामिन करने सकेगा? नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है?
अच्छा भाई एक बात बताइए, मान लीजिए हम कंपनी में ना किसी को अकाउंटेंट अपॉइंट कर लिए, किसी को क्या अपॉइंट कर लिए, अकाउंटेंट, जिससे ना वही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, ठीक है, और वही खुद का एग्जामिन कर लेगा, सही है ना, कितना अच्छा, कोई गलती पकड़ाएगा ही नहीं, वो तो सब चीज सही सही करेगा, सही बात है, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों, क्या दिक्कत है होने में? जैसे हम उसको अकाउंटेंट के रूप में अपॉइंट करेंगे ना, तो अकाउंटेंट क्या एम्प्लॉय होता है बिजनेस का? एम्प्लॉय नहीं होता है, अकाउंटेंट एम्प्लॉय होता है, यस और नो? अब तो अकाउंटेंट के रूप में जब किसी को अपॉइंट करेंगे तो क्या हो गया, मेरा एम्प्लॉय बन गया। अब बताओ जब वो मेरा एम्प्लॉय हो गया तो क्या मेरा कंपनी को ऑडिट करने सकेगा? नहीं कर सकता, पहला रीजन। दूसरा, अरे जब कोई खुद अपना गलती कोई अपने ढूंढ नहीं सकेगा, तुमको खुद दे दे अपने टेस्ट देना, ठीक है, आप खुद का खुद कॉपी चेक कर लेना, तो 100 में 100 दोगे कि नहीं दोगे? खुद का गलती थोड़ी ना मिलेगा। इसीलिए जब कोई खुद अकाउंटेंट होता है ना, तो उस कंपनी में वो ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एम्प्लॉय बन जाए। और जानना था तो सुनो, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी मेरा कंपनी का आपको ऑडिट नहीं कर सकते। जैसे पवन जी हमारे हैं एम्प्लॉय, है नहीं, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, उसको बहुत मानते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसका भी तो एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है भवन, ठीक है, पवन का भवन, ठीक है। अगर मान लो वो आ गया, वो आया मेरे पास, ठीक है, कि ऑडिट करने के लिए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को गलत पकड़ लिया, बोला भैया आप जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं ना, सारा का सारा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, ठीक है, क्या उसका इतना हिम्मत होगा इसे बात बोलने का? अगर वो ऐसा बोल दिया, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे पवन को, हमको किसको बोलना है? पवन को, बाकी सारा काम हो जाएगा। वो नहीं सुनेगा तो हम इसको निकाल देंगे, और उसका तो उसका निकलना ही निकलना है। तो बता, जो एम्प्लॉय लोग होगा, क्या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी क्या कंपनी को ऑडिट करने सकेगा? नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता ना। मीन्स हम लोग का डेफिनेशन क्या बना, बताओ तो, बोलो ऑडिट का। तुम लोग अच्छा एक बुक बोले थे ना, सक्सेस मंत्रा का एक बुक ले लेना, तुमने लिया ऑडिट का? कब तक ले लोगे? तुम लोग बोले थे सक्सेस मंत्रा का बुक लेने के लिए, नहीं बोले थे? जितना जल्द हो सके ना ऑडिट का एक सक्सेस मंत्रा का बुक ले लेना, हम नोट्स देंगे, टेंशन मत लेना। तो सुनो, एग्जाम में जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तुम लोग से ना ऑडिट का डेफिनेशन पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑडिट का डेफिनेशन। तो ऑडिट का डेफिनेशन क्या हुआ? ऑडिट 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 इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size and legal form, and such an examination is conducted। क्यों इस एग्जामिनेशन को करते हैं हम लोग? कंडक्टेड विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन, क्योंकि हमको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमको अपना क्या देना है? ओपिनियन देना है। भूल गए ना, इतना सारा मेहनत किए। तुम लोग को डेफिनेशन समझ में आ गया? सिर्फ इतना बताओ, क्या डेफिनेशन आ गया? भैया चलिए सब समझ गए। ये जो इतना कंपनी नखरा किया, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया ना, उसको एग्जामिन किया, ऑडिटिंग करवाया, चलिए बहुत अच्छा। इसके यूजर्स कौन कौन सा है? कोई तो यूज करता होगा, कोई हमको यूजर्स के बारे में बताओ तो। हम जब बताएंगे ना तो पता चलेगा कि सबको पता है। बताओ तो इसका यूजर्स कौन कौन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स, वेरी गुड। और बताओ ना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ और बताओ। अच्छा बताओ, एग्जाम में पूछेगा। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत, अरे गलत होगा तो विकास बोलो। अच्छा और, हाँ बोलो अभी। भैया देखिए सुनिए, दो तरह का यूजर्स होता है, ध्यान रखना कि फर्स्ट ईयर नहीं है कि जैसे तैसे चले जाओगे। दो तरह का यूजर्स होता है, एक होता है इंटरनल यूजर, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। ध्यान से भैया, इंटरनल यूजर में कौन कौन आएगा? जो कंपनी के ना अंदर का यूजर होगा उसका होता है इंटरनल, जो बाहर का होगा उसका होता है एक्सटर्नल। अच्छा, कंपनी के अंदर जो यूजर होगा ना, उसमें किस कौन कौन हो सकता है, किसका जरूरत पड़े? ओनर का नाम सुना? ओनर, मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर नहीं होता है ना। एक बात बताओ, शेयर होल्डर का क्या जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? भैया अपना मालिक जो, अरे अरे मालिक तो वो होता है जो पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, उसको मालिक बोलते हैं। तो इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्यों जरूरत पड़ गया?
जो शेयर होल्डर पैसा लगाएगा, जो पैसा इन्वेस्ट किया था, उसको भी तो डिविडेंड मिलना चाहिए। मिलता है क्या डिविडेंड पैसा लगाने से? ये डिविडेंड कैसे पता चलेगा? जब भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट झांक कर देखेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ तब ना। तो प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जब हमको प्रॉफिट पता चलेगा, उस प्रॉफिट को जानने के लिए कितना हुआ कंपनी का प्रॉफिट, शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा। और बताओ ना, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को जरूरत पड़ेगा? क्यों मैनेजमेंट को क्यों जरूरत पड़ेगा? अरे भैया मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है, एक बात बताओ, माइंड मत करना, तुम एक बात बताओ तो सिर्फ हमको, कंपनी का शेयर होल्डर जो लगाएगा वो कंपनी का ओनर बन जाएगा, सही बात है कि गलत बात है? क्या रामू काका, ठीक है, या मान, अच्छा क्या रामू काका कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? कंपनी का ओनर बन सकता है? हाँ भैया, रामू काका आराम से बन जाएगा, गंगूबाई बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी, कंपनी में लगाएगी पैसा, मालिक बन जाएगी। लेकिन बताओ, क्या इन लोगों का इतना औकात है, रामू काका, गंगूबाई, इन लोगों का, कि कंपनी का डिसीजन लेने सके? भैया इन लोगों को कुछ नहीं आता है, सिर्फ पैसा था, इन्वेस्ट कर दिया, सही बात है ना? तो इसके लिए ना बड़ा बड़ा कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग होता है, समझ में आया? तो मैनेजमेंट लेने के लिए एबिलिटी वाले लोगों के पास होना चाहिए ना। तो मैनेजमेंट जो होगा, हम जो डिसीजन ले रहे हैं सही है कि गलत है, सही बात है ना? इसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना, 4G के बाद 5G इंडिया में लॉन्च करना चाहिए कि नहीं लॉन्च करना चाहिए, ये तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। ये जो सारा डिसीजन होता है, ठीक है, ये कौन लेता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किसके आधार पर लेगा? भैया देखिएगा, जब 4G इशू कर मेरे को फायदा हुआ है, तो आगे कदम उठाएं कि नहीं उठाएं, तब तो सोचेगा। नहीं देखेगा ना, 4G इंडिया में नहीं चला तो 5G चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऐसा सोचना पड़ेगा। ये कैसे सोचेंगे? तो ये डिसीजन क्या सिचुएशन में है मेरा कंपनी, कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अच्छा, एम्प्लॉय लोगों को जरूरत पड़ेगा, एम्प्लॉय को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? एम्प्लॉय को कैसे, एम्प्लॉय क्या करेगा? अरे सैलरी क्या जाओ, फिक्स है प्रत्येक में। ओ बोनस, ज्यादा प्रॉफिट होने से ज्यादा बोनस मिलता है। हाँ जान लो, पेमेंट और बोनस एक्ट है इसके ऊपर, ठीक है। ज्यादा अगर प्रॉफिट होगा कंपनी को तो ज्यादा बोनस देना पड़ेगा। कैसे मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा। एम्प्लॉय लोग ना, एम्प्लॉय लोग बहुत डिमांड कर रहा था, ठीक है। एम्प्लॉय क्या करता था? बहुत डिमांड कर रहा था। भैया किस चीज के लिए डिमांड करता था एम्प्लॉय? पता है क्या? मेरे को बोनस चाहिए, बोनस चाहिए। कंपनी ना बोल रही हम हाथ जोड़ कर नमस्कार कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री हम नहीं बना सकते, सिर्फ गार्डन बनेगा वेस्ट बंगाल में, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर चलने वलने वाला नहीं, हम आपको बोनस नहीं दे सकते। ऐसा सिचुएशन में केस कर दिया कंपनी के ऊपर। कंपनी दिखा रही है मेरा ना फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, मेरा कंपनी लॉस में है, लॉस झेल रही है। आप बताइए, लॉस झेल रही है, आप बोलिए तो कंपनी बंद कर देते हैं, वेस्ट बंगाल से बंद कर देंगे। जो भी रोजगार मिल रहा है ना, सैलरी, वो भी हुक्का पानी से बंद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? अब बताओ, वो लोग बोनस नहीं देंगे फिर भी मानेगा कि नहीं मानेगा? तब तो मानेगा, लेकिन कोर्ट में दिखाना पड़ेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एम्प्लॉय का यूज कहाँ पर हुआ? बोनस देने में। अच्छा, एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होगा बाहर का? कस्टमर, सॉरी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर हो सकता है। क्रेडिटर किसको बोलते हैं पता है? जो जिसको पैसा देना है, वो सारा का सारा क्रेडिटर। किसको? जिससे सामान उधार में खरीदोगे, जिससे उधार में सामान खरीदोगे उसको देना पड़ेगा। जिससे उधार में परचेज करोगे उसको देना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है ना? उधार में खरीदोगे तो देना पड़ेगा, लोन लेंगे उसको नहीं देना पड़ेगा, वो भी तो क्रेडिटर होता है। समझ में आया? ये क्रेडिटर लोग देखेगा क्यों? पता है, हम बैंक में गए ना, बैंक में ये देखिए मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखिए मेरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इतना एसेट्स है। क्या इस एसेट्स को गलत नहीं दिखाया जा सकता? फॉल्स एसेट्स नहीं दिखाया जाता? बैलेंस शीट है ना, दिखा सकते हैं ना? यस और नो? भैया मान लिया आपके घर में चेक करने आ गया तो भाड़ा पे मंगा कर रख देंगे सामान, हो सकता है ना? यस और नो? अब तुम लोग एक बात बताओ, बैलेंस शीट इसका मतलब मैनिपुलेटेड हो सकता है, गलत हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। इसके लिए बैंक बोलता है ना, तुमको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देने से तुमको हम लोन नहीं देंगे, विश्वास नहीं, जाओ इसको एक सीए से, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है, साइन करवा कर लेके आओगे तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ट्रू एंड फेयर है, तब लोन सेंक्शन करेंगे। तभी बात में, तभी ना। अच्छा बताओ, किसी से भी उधार में सामान, ये बात सही है, तभी लोन मिलेगा। जिससे मांगोगे
उधार में सामान, तो उन लोगों को उधार में देने का एक लिमिट होता है, जान लो आज। सप्लायर लोग बहुत अधिक उधार में नहीं दे देगा, ये भी तो देखिएगा इसका पेमेंट करने का औकात है कि तब ना देगा। अच्छा भैया ठीक है, क्रेडिटर लोग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर सामान देगा, नहीं तो नहीं देगा। अच्छा, कस्टमर को जरूरत पड़ेगा कैसे? कस्टमर को क्या जरूरत है? एक बात बताओ, तुम जब किसी कंपनी में जाओगे ऑर्डर देने के लिए, मान लो तुमको बहुत सारा चीज के अरेंजमेंट का जरूरत है, वो उसका जानते हो उसका क्या काम था उस कंपनी का? सबको ना सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस में क्या भैया? सर्विस में ना आपका कोई शादी का मैनेजमेंट होगा ना, तो खाना पीना कैटरिंग सिस्टम सब वो लोग कर देता है। लेकिन ना काफ़ी बहुत बड़ा शादी था, ठीक है, तो बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था, तो हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम उसको ऑर्डर दे देंगे। क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो अरेंजमेंट कर ले खाना पीना का? ऑर्डर दे दिए, लेकिन उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा लेना, आज तक इतना बड़ा कभी ऑर्डर नहीं, इतना पैसा नहीं है कि वो सामान परचेज कर ना सके, डेकोरेशन के लिए उतना मशीन खरीदने सके। सही बात है ना? यस और नो? सही बात है कि नहीं है? तो तुम बताओ, क्या कस्टमर उसको ऑर्डर देगा इतना बड़ा? नहीं देगा। मैंने कस्टमर भी देखते, तुम लोग नहीं देखे वो बात अलग था, कस्टमर लोग भी चेक करता है भैया। गवर्नमेंट चेक करेगा, क्यों? और टैक्स लेना है ना गवर्नमेंट को, पता कैसे चलेगा? जब ज्यादा इनकम होगा तब तो ज्यादा टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट का काम आया। अच्छा, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का जरूरत पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का मतलब होता है ना, जो पैसा लगाने के लिए इच्छुक है। समझ में आया? इच्छुक है। कोई भी निवेशक ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगा देता। तुम लोग सुना होगा, इसका रिसर्च एनालिसिस होता है टीवी पर, ऐसे दिखाता है इस कंपनी का ना शेयर का छलांग का दर काफी बढ़ते गया, तो इसमें पैसा लगाएगा, फिर घट गया तब नहीं लगाएगा। ये सब चेक टीवी में दिखाता है, तो देखेगा इन्वेस्टर कि क्या सिचुएशन में, क्योंकि हम लोग तो उतना एनालिसिस नहीं कर सकते, वो लोग। अरे चुप रहो, नहीं समझ में आ रहा तुमको? एनालिसिस करके दिखाएगा तब तो देखेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्टर चेक करेगा कि नहीं, इसका तो हर एक साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। क्या इतना समझ में आया भैया? ये जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर है ना, याद कैसे होगा? तो एक लाइन लिख लो ना, हम बोल रहे हैं, लिख लो। इंटरनल यूजर के लिए पवन जी जाकर बोलिए तो मैम को थोड़ा वेट करने, ठीक है? बोलिए 7:15 हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा वेट करने के लिए बाहर में। अच्छा, इंटरनल यूजर में लिखिए, ऑनर ने पैसा लगाया। अरे डिफरेंस नहीं लिखा रहे हैं, मतलब हाँ लिख लो ना, हिंदी में इंग्लिश में जैसे लिखना है, बांग्ला में। ऑनर ने पैसा लगाया, अरे मालिक पैसा लगाता है ना। ऑनर ने पैसा लगाया, मैनेजमेंट ने एंटिटी मैंने ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट ने एंटिटी को एम्प्लॉय की हेल्प से चलाया। मैनेजमेंट ने एंटिटी को एम्प्लॉय की हेल्प से चलाया। देखा, 3 वर्ड याद आ गया भैया। मालिक पैसा लगाता है, मैनेजमेंट एंटिटी के हेल्प, एंटिटी मैंने ऑर्गेनाइजेशन किसके हेल्प से चलाएगा? एम्प्लॉय। 3 याद हो गया। एक्सटर्नल में लिखो, क्रेडिटर से माल मंगवाया, क्रेडिटर या सप्लायर लिख लो, सप्लायर से माल मंगवाया, सप्लायर से माल मंगवाया, कस्टमर को माल भेजाया, कस्टमर को माल भिजवाया। अच्छा, माल भेजेंगे तब तो इनकम होगा, तब तो प्रॉफिट होगा, तब ना टैक्स देंगे। गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया, गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया, और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को बुद्धू बनाया। मतलब इसलिए लिखें कि क्योंकि उन लोगों को ऐसा स्वैप करेंगे तब तो वो लोग इन्वेस्ट करेगा कंपनी में। बस हमको ये सारा नाम याद चाहिए, ये नाम याद हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक।
और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को बुद्धू बनाया। ठीक है, ये थोड़ा नाम याद कर लेना। ठीक है भैया, हम लोग सीख गए ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब देखो तुम लोग बोले ना, तुम लोग को आज ही से मन करेगा ना भैया हम बहुत सारा क्वेश्चन और आंसर को रट लें, याद कर लें, ऐसा बहुत अच्छा अच्छा मन करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, और 15 मिनट लगेगा। ठीक है, आज के क्लास के लिए। तो इतना सारा याद करने के लिए ना पाठक जी, हम लोग को अगर इतना सारा क्वेश्चन याद करना है तो थोड़ा सा ना ऑडिट में धैर्य रखना पड़ता है भैया। क्यों? ऑडिट में ऐसे होता है, ऐसे का नाम सुना है कभी कोई? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। एएस का नाम सुना है कभी? एएस फुल फॉर्म बताओ ना हमको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरी गुड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए चार्टर ऑफ द कंपनी, मतलब होता है ना एक तरह का गाइडलाइन होता है। क्या होता है? एक तरह का गाइडलाइन होता है जो अकाउंट्स कैसे करना है, कैसे बनाओगे, ये किसमें लिखा रहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे ना, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। डिप्रिसिएशन के लिए एएस 6 है। समझ में आया? सबके लिए अलग अलग एएस होता है, ऐसा 3200 एएस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं सरासर 3200 एएस। ठीक है, उसी तरह से ना एक सीए को ना ऐसे पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? ऐसे। फुल फॉर्म बताइए ना। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। भैया ये क्या है? ये हम लोग को गाइडलाइन करता है कि आपको ऑडिट कैसे करना है। समझ में आया? क्या करना है? ऑडिट कैसे करना है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन कैसे कीजिएगा, किसी कंपनी में जाइएगा तो क्या करना है आपको। तो ऐसा ना हम लोग को बहुत सारा ऐसे पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा। इसीलिए 4-5 क्लास ना सिर्फ और सिर्फ ऐसे चलने वाला है। क्या चलने वाला है? ऐसे। कम से कम और 4 हो जाने दो, तब तुम हमको बोलना क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कराने के लिए तुम जितना बोलोगे हम उतना सॉल्व करवाएंगे। लेकिन 4 क्लास सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे पढ़ाने वाले, बहुत सारा ऐसे। उसमें से आज एक ऐसे पढ़ना है हमको, ऐसे 200। कौन सा ऐसे पढ़ना पड़ेगा? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ना ऐसे अच्छा से पढ़ लेगा ना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका जवाब नहीं दे पाएगा। हम लोग कभी ऐसे पढ़ते ही नहीं है, बिना ऐसे पढ़े सोचते हैं कि क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, तो कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसे को जानना पड़ेगा, क्योंकि ना एक ऑडिट को कोई गाइडलाइन करता है ना एक सीए को, वो होता है ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो सबसे पहले पढ़ना है ऐसे 200। भैया क्या है ऐसे 200 में बताइए ना। ऐसे 200 बताता है ना एक ऑडिटर को कैसा होना चाहिए। तो बोला गया एक ऑडिटर को ना एक ऑडिटर में इंटीग्रिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी होना चाहिए। भैया इंटीग्रिटी का मतलब ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब ऑडिटर कहीं पर ऑडिट करने के लिए जाए ना, तो पहले से डिसाइड कर ले कि हम ऑडिट करना है, और उसको बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा। क्यों? तुम लोग पूछे ना क्यों? भैया अंदर से कौन क्या करता है किसको क्या पता, तो बता दे तुमको। अगर उससे ये दिमाग लगाया ना हम कुछ पैसा वैसा लेकर इस कंपनी का फ्रॉड एंड एरर्स को छुपा लेंगे, गलती को नहीं बताएंगे, तो उसका सर्टिफिकेट भी कैंसिल किया जा सकता है। समझ में आ गया? इसीलिए सीए ऐसा काम नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ ही नहीं, सीए किसी क्राइम एक्ट में अगर उसका नाम आ गया ना तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। इसीलिए सर्टिफिकेट जो भी कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जल्दी कोई क्राइम वगैरह नहीं करता। अगर पकड़ा गया उसका सर्टिफिकेट गया, मतलब एक बार गया तो मेंबरशिप, तो फिर मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। समझ में आ गया ना? तो मतलब सिंसियर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऐसा बोला गया। दूसरा बोला गया ना एसएस 200 में जब भी कोई भी ऑडिटर जाएगा ऑडिट करने के लिए, कुछ तो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव नाम इतना इंपॉर्टेंट हम तुमको बता नहीं सकते। एग्जाम में न जाने कितना बार पूछ चुका है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। समझ में आया क्या होता है भैया ऑब्जेक्टिव? पता है एक ऑडिटर का कितना ऑब्जेक्टिव होना है? अरे ऑब्जेक्टिव तो ऐसे बहुत सारा होता है, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे बहुत सारा होता है, लेकिन मेन मेन सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव है? मेन ऑब्जेक्टिव 2 है। एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? प्राइमरी। दूसरा होता है सेकेंडरी। भैया प्राइमरी में मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब बताइए तो। प्राइमरी का मतलब ना, एक तुम लोग बात बताओ तो, ऑडिटर अगर किसी कंपनी का ऑडिट करने जाएगा तो सबसे पहला उसका मोटिव क्या होगा? बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलो दीपक। एक स्टूडेंट बोल रहा ना भैया, एक प्राइमरी ना पढ़ता बोला, एक स्टूडेंट को जवाब दिया भैया अगर सीए कहीं पर ऑडिट करने जाएगा ना तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू बी डिटेक्टेड फ्रॉड एंड एरर्स। क्या ऑडिटर का पहला उद्देश्य उसके कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के फ्रॉड एंड एरर्स को ढूंढना होगा? यस और नो? क्या होगा? हाँ बोलिए दीपक। फ्रॉड एंड एरर्स नहीं ढूंढेगा। पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी
अरे चेक किस लिए, क्या, अरे चेक तो करने ही जा रहे हैं, लेकिन क्यों चेक करेंगे, वाई, चेक क्यों करना है, कोई तो रीजन होना चाहिए ना। और पाठक जी भी बोल रहे हैं फ्रॉड एंड एरर्स। देखो रास्ता में जो भी रहता है ना, कोई भी राह चलता राहगीर भी यही चीज सोचता है, ऑडिट किया ना पक्का उसका फ्रॉड एंड एरर्स होगा, ढूंढ के निकाल देगा। लेकिन हम तुमको सच बता दें, हम लोग जब भी ऑडिट करने के लिए जाते हैं ना, कभी भी फ्रॉड एंड एरर्स को ढूंढना है ये सोचकर नहीं जाते। मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपना ओपिनियन देना। क्या करना, ओपिनियन देना, बस। ओपिनियन किसके ऊपर, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है, मैं इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सही है कि नहीं, हम सच करें, मेरा यही ऑब्जेक्टिव हो रहा होता है। समझ में आ गया। मतलब एक ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज नेवर टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स। समझ में आ गया। एंड टू कमेंट एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। मतलब ना एक ऑडिटर का पहला कोई उद्देश्य होता है ना, सिर्फ अपना ओपिनियन देना होता है, क्या उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू का मतलब सही, और फेयर का मतलब स्पष्ट, और सॉरी व्यू लिखे थे ना, अच्छा ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। बोले समझ में आया ना। तो भैया फ्रॉड एंड को नहीं ढूंढेगा, बहुत सारा जगह तो ढूंढ के निकालता है, हाँ वो मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है, अगर हम उसको ओपिनियन देने के लिए गए, अगर उस बीच में कोई मेरे को फ्रॉड एंड एरर मिल गया तो क्या कर सकते हैं, अगर मिल गया तब तो जांच करना ही पड़ेगा ना। लेकिन मेरा उद्देश्य, तुम विश्वास करो, फ्रॉड एंड एरर को तुम्हारा ढूंढना नहीं था, हम ढूंढने नहीं गए थे, लेकिन हमको तो ओपिनियन देना है, तो एग्जामिन करेंगे, और एग्जामिन करेंगे तो मिल गया तो क्या कर सकते हैं, जो मिल गया ना फ्रॉड एंड एरर, वो मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा, सेकेंडरी। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी। भैया ये समझाइए ट्रू एंड फेयर क्या होता है। बुक में ना इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे देगा, कैसे लिखेगा, एक एक वर्ड सुनो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को लेकर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में ट्रू एंड फेयर होता क्या है, ध्यान से सुनना। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है ना, एक ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए जाएगा ना, तो वो जो बताएगा कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मैनेजमेंट का। अच्छा बताओ, अकाउंट बनाना किसका जिम्मेदारी है, ऑडिटर का कि मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट बनाए, मैनेजमेंट समझे। सिर्फ मेरा क्या काम था कि जाकर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करके बताना वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, यही करना ना। भैया क्या होता है सही से समझाइए ना। एक बात करते हैं, तुम लोग महाभारत का नाम सुना है कभी, जिसके अंदर भारत भी आ जाता है, अरे महाभारत आएगा ही भारत, ठीक है। तो महाभारत में क्या था ना, एक युद्ध शुरू हो गया था, किसके किसके बीच में, कौरव और पांडव के बीच में दो दल था, ये कौरव का है, ये पांडव का है। द्रोणाचार्य का नाम सुना है कभी, कौन थे द्रोणाचार्य, किसके गुरु थे, कौरव और पांडव के गुरु थे, ठीक बात ना। मतलब उनको अस्त्र शस्त्र का विद्या बहुत अच्छा आता था, बहुत जबरदस्त जानते थे कि अस्त्र कैसे और वही इन दोनों को सिखाए थे। द्रोणाचार्य किस के पक्ष में थे, कौरव के पक्ष में थे। अब बताओ, जब तक द्रोणाचार्य को नहीं मारा जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, तब तक क्या कौरव को हराया जा सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब क्या किया जाए, तो उस समय के ना सबसे बेस्ट एक पॉलिटिशियन थे, जिसका नाम किसी को पता है, श्री कृष्ण, ठीक है। वो ना पांडव के साथ थे, तो पांडव के एक एडवाइस दिए, तुम एक काम करो, द्रोणाचार्य का एक पुत्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा, ठीक है। तो अश्वत्थामा को क्या करना है, द्रोणाचार्य एक कसम लिया था, अगर कोई अश्वत्थामा को मार डालेगा ना, ठीक है, अश्वत्थामा अगर मर गया तो हम अस्त्र शस्त्र त्याग करके समाधि ले लेंगे। ऐसा द्रोणाचार्य सोच के रखा था। समझ में आया कि नहीं आया। तो श्री कृष्ण भगवान बोला अश्वत्थामा को मारना इम्पॉसिबल है, असंभव है, ठीक है। तो एक काम करो, पांडव के पक्ष में ना एक हाथी था उन लोगों के साथ, सॉरी मतलब एक हाथी था इस महाभारत के युद्ध में जिसका नाम था अश्वत्थामा, एक हाथी भी था अलग से, ठीक है, जिसका नाम था अश्वत्थामा। श्री कृष्ण भगवान बोले ना, युधिष्ठिर जो है ना कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो अर्जुन क्या करेगा, इस हाथी को मारेगा जिसका नाम है अश्वत्थामा, और युधिष्ठिर को क्या बोलना है, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। क्या बोल, अरे अर्जुन युधिष्ठिर कभी झूठ बोलता था क्या, नहीं, वो झूठ बोलेगा भी नहीं। तो क्या बोलना है, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। लेकिन हाथी को ना आस्ते बोलना है, क्योंकि शोरगोल होगा युद्ध में तो सुनाई नहीं पड़ेगा, वो झूठ बोल नहीं सकता। अब कैसे बोलेगा, अश्वत्थामा हाथी आस्ते बोलना है, हाथी मारा गया,
ये न्यूज किसके पास पहुंचा जब ऐसा युद्ध में मारा गया हाथी? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य पता है पूछे भी थे ये बात आखिर कौन बोला है, किसके जबान से सुना? तो बताए युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर कभी झूठ बोलता है क्या? नहीं। तो द्रोणाचार्य तो सुने कि अश्वत्थामा मारा गया, वो अब समाधि ले लिए। तो हम तुम लोग से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, क्या युधिष्ठिर झूठ बोला था, यस और नो? बताओ हमको। हाँ, कहाँ झूठ बोला? वो तो बोला अश्वत्थामा हाथी मारा गया, वो तो सही बोला था ना। युधिष्ठिर झूठ कहाँ बोला? ये सही है कि नहीं है? ट्रू तो है, किंतु क्या फेयर है? स्पष्ट है? ये फेयर नहीं है। समझने का कोशिश करो, फेयर का मतलब ये फेयर नहीं है, ये सही नहीं है। एक बात बताओ, तुम लोग बैलेंस शीट बना दिया, बैलेंस शीट में ना ऐसे दिखा दिया प्लांट एंड मशीनरी दिखा दिया, अमाउंट में कोई गलती नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पता है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज किए ना, मॉर्गेज लोन लेकर किए। कौन सा लोन लेकर? अब मॉर्गेज ना तुमको क्या बताएं, मॉर्गेज में प्लांट एंड मशीनरी भी है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में अच्छा बात है, क्या कभी कभी अपना एसेट्स को गिरवी रखा जाता है, डेट इज कॉल्ड मॉर्गेज लोन होता है। ये बताओ, इस बात को शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात कहाँ लिखना चाहिए? नोट्स टू डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज होना चाहिए। बैलेंस शीट में ठीक देखा है प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन नोट्स टू डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज नहीं किया कि प्लांट मशीन मॉर्गेज है। ये ट्रू तो है, लेकिन फेयर होगा तब हम अपना ओपिनियन सही तरीके से देंगे, नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज हम लोग किसके ऊपर सिर्फ सीखें? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम लोग सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के बारे में सीखेंगे, प्लस और भी बहुत सारा ऐसे 200 बोला है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, वो तुम लोगों को समझाया जाएगा। तो तुम लोगों ने कुछ सीट दिया जाएगा, भी सीट लेकर जाना, ठीक है। आज का बस क्लास इतना ही, और बाकी क्लास हम समझा देंगे कब कब होने।